ये हमारा जो है उसी के बाद में जो है असेसमेंट का एक हिस्सा है CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन ये जो है तकरीबन सबसे पहले ये लफ्ज़ जो आया था, ये जो है 2009 से पहले जो इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये RTE एक्ट जो आया था 2009 में, उसमें सबसे पहले ये चीज़ जो है टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था CCE का, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। अब इसमें कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? दो चीज़ों का जो है मतलब इसमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला एक वर्ड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर और पीरियडिक। रेगुलर पीरियडिक असेसमेंट, मतलब जो कंटिन्यूअस का मतलब है कि तुम जो है रेगुलर बेसिस पर असेसमेंट करेंगे और पीरियड वाइज, मतलब तुम्हारे को जब जब लग रहा है तब तब असेसमेंट कर रहे हैं टीचिंग के दौरान, वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है दो एस्पेक्ट इसमें शामिल होते हैं। पहला है स्कॉलास्टिक, दूसरा है को-स्कॉलास्टिक। ये दोनों चीजों को शामिल करना कॉम्प्रिहेंसिव कहलाता है। स्कॉलास्टिक में अपने एकेडमिक सब्जेक्ट आ गए, जैसे उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, एकेडमी के ताल्लुक से। वो स्कॉलास्टिक में जो है पर्सनालिटी बेस्ड आ गए, वैल्यूज आ गए, पर्सनालिटी वैल्यूज वगैरह का शुमार होता है। ये क्या कहलाता है? को-स्कॉलास्टिक। इसी को बेस बनाकर आगे जो है 360 जो है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है बनाया गया। कॉम्प्रिहेंसिव, स्कॉलास्टिक और को-स्कॉलास्टिक इसमें शामिल किया गया। कंपोनेंट्स ऑफ CCE क्या है? CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन के दो कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है समेटिव, जो अभी हमने पढ़े, और दूसरा है फॉर्मेटिव। बराबर है। समेटिव जो है टर्म एंड होने के बाद में, एग्जाम पूरी तालीम खत्म होने के बाद जो एग्जाम लेते हैं वो क्या कहलाता है? समेटिव कहलाता है। और फॉर्मेटिव जो है तालीम के बीच में होता है। इन दोनों में से सबसे बेहतरीन फॉर्मेटिव होता है। ये दो इसके एस्पेक्ट होते हैं। ये साथ में कितनी मरतबा होगा? समेटिव दो मरतबा होगा, ये कम से कम जो है 4 मरतबा, कम से कम, ज़्यादा कितनी बार ले सकते हैं, या कंटिन्यू है। ठीक है। और दो किस तरह होता है? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, वो जो है समेटिव होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCE क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCE क्यों लाया गया था? रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, बच्चों के कंधों पर से एग्जाम का बोझ कम करने के लिए और कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन का कंसेप्ट लाया गया था RTE 2009 में। दूसरा मकसद था इसका आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, बच्चे कहाँ पर जो है कमजोर रह रहे हैं उसका पता लगाना। बच्चे जो है जो उनसे एक्सपेक्टेशन है, जो लर्निंग आउटकम्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे क्यों नहीं हो रहे, इस चीज़ का पता लगाने के लिए CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन का कंसेप्ट लाया गया था। और तीसरा इसका मेन मकसद था टू प्रोवाइड फीडबैक, कि इसके जरिए से जो है फीडबैक दिया जा सके। बच्चों में जो चीज़ में जो है खामी है, या जहाँ पर बच्चे जो है वीक हो रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को जो है दुरुस्त किया जा सके, वहाँ पर उनकी खामी को दूर किया जा सके। इन 3 मकसद के तहत जो है क्या किया गया था? CCE का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड असेसमेंट। असेसमेंट कौन सा सही है, इसको जो है कैसे नापेंगे, इनके जो कुछ उसूल और ज़वाबित है। वो उसूल और ज़वाबित कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए।
चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। असेसमेंट जब भी होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों की मुनासिबत से होना चाहिए। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का भी मतलब हमने समझे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? दो एस्पेक्ट को उसने उसके बच्चों की जिंदगी के शामिल करना चाहिए, स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक। स्कूलास्टिक में तुम्हारे स्कूल के सब्जेक्ट और दूसरी चीजें आ गई, और को स्कूलास्टिक में बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे के वैल्यूज, बच्चे का बिहेवियर, उसका बर्ताव कैसा है, सोसाइटी में किस तरह रहता है, ये सब एस्पेक्ट किस में आ गए? को स्कूलास्टिक में। इस तरह जो है बच्चा का असेसमेंट कैसा होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट और फेयर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे में खामी है और तुम उसको छुपा ले रहे, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे में खामी नहीं है और तुम उसको बता नहीं रहे। समझ में आया? या बच्चे में कोई खामी नहीं है फिर भी तुम उसमें खामी बता रहे हैं। मतलब बच्चे को भी लगना चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी लगना चाहिए, हाँ ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ है, इसको जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। मतलब वो ऑथेंटिक होना चाहिए। इसी वजह से पेरेंट्स मीटिंग जो है लाए गए। यही वजह से जो है ना आरटीई में एसएमसी का कंसेप्ट है आगे चलकर, जिसको हम डिस्कस करने वाले एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। 5, फीडबैक ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है फीडबैक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें फीडबैक ना दे सकते। जैसे मिसाल के तौर पर समेटिव एवेल्युएशन हो रहा है या समेटिव असेसमेंट हो रहा है, बच्चे ने जो है पेपर लिख दिया, अब उसमें जो है फीडबैक दे सकते हैं क्या हम? नहीं। फीडबैक तो हम सिर्फ फॉर्मेटिव में दे सकते हैं जब हमारी तालीम चल रही है। मतलब बच्चे को जो है हिचकिचाहट से या फिर बच्चा जो है अटक अटक कर पढ़ता है, ये उसका फीडबैक हो गया। अब इसको दुरुस्त कब कर सकेंगे? अब जब हमारी तालीम या पढ़ाना चल रहा है, लेकिन हम जो है फाइनल एग्जाम में बच्चे को पता चलता है हमारे को कि बच्चा अटक अटक कर पढ़ रहा है, तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो है असेसमेंट फीड ओरिएंटेड, फीडबैक ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब जिसका जो है फीडबैक का हम जो है इस्तेमाल कर सके, उसमें फीडबैक जिस पर दिया जा सके। इंटीग्रेटेड विद टीचिंग, तुम्हारी टीचिंग से रिलेटेड और उसको जोड़कर ही असेसमेंट होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर तुम अगर जब पढ़ा रहे हो उर्दू और असेसमेंट कर रहे हैं इंग्लिश का, तो ये सही होगा? नहीं। तुम जो है पढ़ा रहे हैं 4वीं क्लास और ले रहे हैं 10वीं क्लास का असेसमेंट, ये मुमकिन है? या फिर तुम 10वीं क्लास पढ़ा रहे हो और जो है 3री क्लास का असेसमेंट ले रहे हैं, ये मुमकिन है? नहीं। तुम जो चीज़ पढ़ा रहे हो उसी से रिलेटेड होकर जो है तुम्हारे को इंटीग्रेट करके क्या करना है? असेसमेंट रखना चाहिए। ये उसका जो है प्रिंसिपल है। एनईपी 2020 में जो है क्या चीज़ हासिल की गई इसके ताल्लुक से असेसमेंट। एनईपी 2020 क्या कहती है असेसमेंट के ताल्लुक से? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को जो है शिफ्ट करना है रोड लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ। इसी तरह के पेपर जो आ रहे हैं उस पर भी तुमने गौर करे होंगे, बच्चे के रटने पर फोकस नहीं है, बच्चे ने क्या समझा उसी पर फोकस है। मिसाल के तौर पर CT8 का या TET का पेपर ले लो, इसमें जो है तुमने क्या याद करके रखे उसको वैल्यू नहीं, तुमने क्या समझे सवाल उसी पर आ रहे हैं। इसी वजह से जो है NEP 2020 कह रही है कि असेसमेंट ऐसा करना चाहिए तुम्हारे को जिसमें रोड लर्निंग नहीं होना चाहिए बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब ये 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है? HPC 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड वही है जो हमने पढ़े थे। को स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक दोनों एस्पेक्ट को जिसमें शामिल किया जाएगा वो उससे मिलकर क्या बनेगा? 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। और तीसरी बात कहता है ये NEP 2020 के फोकस करना है तुम्हारे को किस चीज पर? फॉर्मेटिव असेसमेंट पर। असेसमेंट कौन सी है? समेटिव और फॉर्मेटिव। लेकिन इसमें से फोकस कौन सी चीज पर करना है तुम्हारे को?
फॉर्मेटिव असेसमेंट पर 3 चीज़ें, रोड लर्निंग से हटाकर जो है हमारे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ देखना है कि बच्चे ने याद क्या किया उसको वैल्यू नहीं है, बच्चे ने क्या समझा उसको वैल्यू है। दूसरी बात पे जो है 360 प्रोग्रेस कार्ड जो है बनाना है, स्कूलैस्टिक और को स्कूलैस्टिक दोनों एस्पेक्ट जिसमें शामिल हो। तीसरी बात ये है कि बच्चे को जो है फोकस करना है तुम्हारे को असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। और इसी की एक चीज़ है परख, परख, ये इसका कंसेप्ट है NEP 2020 में असेसमेंट के ताल्लुक से। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ knowledge for holistic development। परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसा होना चाहिए, परख की तरह होना चाहिए, मतलब जिसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट का पूरा एस्पेक्ट जो है कवर होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट हमने पढ़े वो स्कूलैस्टिक और को स्कूलैस्टिक एस्पेक्ट जिसमें शामिल हो, मतलब बच्चे के तालीम के ताल्लुक से और तालीम के अलावा दूसरी चीज़ें जो शामिल है, उसका बर्ताव, उसका सोसाइटी में रहना, उसकी वैल्यूज, उसकी पर्सनैलिटी, ये चीज़ों पर जो है ध्यान देना, ये क्या कहलाता है, परख का असेसमेंट कैसा होना चाहिए, परख की तरह होना चाहिए। फोकस जो है कौन सी चीज़ पर करना है, लर्निंग आउटकम्स पर करना है और फीडबैक पर, और जो है रोड लर्निंग नहीं होना चाहिए। टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट क्या है, टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के टेक्निक्स और टूल्स कौन कौन से हैं जिससे जो है हम असेसमेंट कर सकते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से कैसे कर सकते हैं, टीचर जो है क्या करेगा, अपना जो है बच्चों को जो है ऑब्जर्व करेगा, बच्चों को अपने तौर पर इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से नहीं, इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाते वक्त में बच्चों की चेकलिस्ट तैयार करेगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार करेगा। इस तरह जो है ऑब्जर्वेशन करके जो बच्चे के क्या टीचर क्या करेगा, लर्नर्स। दूसरी बात क्या करेगा, चेकलिस्ट के जरिए से या एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार करेगा। इस तरह क्या होगा, ऑब्जर्वेशन की जो है टेक्निक इस्तेमाल होगी असेसमेंट में। दूसरी चीज क्या इस्तेमाल करेगा, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जो है हालांकि जो है गलत चीज़ है, इसमें जो है हमारे को इस्तेमाल नहीं करना है ये, क्योंकि रेटिंग स्केल से जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आज के दौर में जो है ना कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में रेटिंग स्केल हम जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्रेडिंग परफॉर्मेंस क्या करते हैं हम, बच्चों के जो है परफॉर्मेंस को ग्रेड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, ये काम नहीं करना है। रेटिंग स्केल का इस्तेमाल हमारे को नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन जो है गुड टेक्निक से। रूब्रिक्स, रूब्रिक तुमने देखे होंगे, इस तरह जो है एक तरफ का कॉलम जो है बनाकर हम क्या करते हैं, पॉइंट लिखते हैं और दो चीज़ों का मवाजना या दो से ज़्यादा चीज़ों का मवाजना कंपैरिजन करते हैं। उसको आमतौर पर जो है रूब्रिक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसको जो है मिसाल के तौर पर जो है अभी ये चला जाएगा, नहीं जाएगा। पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर। फोकस, थ्योरी, डेवलपमेंट, लैंग्वेज,
इनका जो है हमें पॉइंट लिखे और इनका जो है आपस में मुआवजा करें। पियाजे क्या कहता है इसको, ये कौन सी चीज़ पर फोकस करता है, ब्रूनर किस चीज़ पर फोकस करता है, पियाजे की थ्योरी क्या है, वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है, ब्रूनर की क्या है, डेवलपमेंट के बारे में पियाजे के क्या कहना है, वाइगोत्स्की के क्या है, ब्रूनर के क्या है, लैंग्वेज के बारे में पियाजे क्या कहता है, वाइगोत्स्की क्या कहता है, ब्रूनर क्या कहता है, ये कहलाता है रूब्रिक। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रूब्रिक। इसी को जो है तैयार करना कहलाता है रूब्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, रूब्रिक प्रोजेक्ट। चौथी टेक्निक है पोर्टफोलियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको समझ लो। पोर्टफोलियो जो एक फोल्डर फाइल होती है जिसके अंदर बच्चे के पूरा जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। और वो रिकॉर्ड, इससे पहले जो है रिकॉर्ड इस्तेमाल होते थे वो कौन कौन से होते थे, एक है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या करता है, टीचर जो है बच्चे के स्पेसिफिक वार्ताओं का, स्पेसिफिक कोई खास चीज़ में, जैसे मिसाल के तौर पर क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ज़्यादा खामोश है तो बच्चा उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करके जो लिखता है वो क्या कहलाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। बच्चा जो है इसी तरह जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। इसके बाद में एक रिकॉर्ड आता था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जो हम बनाते थे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे की जो है टोटल चीज़ें रहती थी, बाद में जो है उसको दूसरे टीचर को जो है हैंड ओवर करते थे और बच्चा जो आगे जाता था। लेकिन ये दोनों से बेहतर रिकॉर्ड जो है वो कहलाता है पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में क्या होता है, बच्चे की बाकायदा फाइल बनाई जाती है, बच्चे को फोटो चिपकाया जाता है, फोल्डर बनाया जाता है। फोल्डर बनाने के बाद में स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक दोनों एस्पेक्ट उसमें जमा किए जाते हैं। इस तरह जो है फोल्डर जो है बनता है वो कहलाता है पोर्टफोलियो। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क क्या होता है इसमें, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, बच्चे ने जो भी काम किया है उस सब का क्या होगा, इसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये जो है फोल्डर फाइल होती है, क्या होती है, ये फोल्डर फाइल होती है। इसमें जो है बच्चे की फोटो भी जो है चस्पा की जाती है, चिपकाई जाती है, ताकि जो है उसके बारे में पता चल जाए। ड्राइंग फाइल होती है, इसमें जो है क्या कर सकते हैं, बच्चे के फाइल्स जो है तुम ऐड करते जाएंगे और पूरी डिटेल्स जिसमें जो है उसकी शामिल है। राइटिंग सैंपल्स भी बच्चों के इसमें जो है जमा किए जाते हैं। इस टेक्निक के जरिए से भी टीचर क्या कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है। फिर जो है पांचवी चीज आती है सेल्फ असेसमेंट। रिफ्लेक्टिव जर्नल के जरिए क्या करते हैं, इसको माइंड मैप भी बोल सकते हैं। बच्चा जो है अपने तौर पर जो प्लानिंग कर रहा है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को लगा मैं जो है कौन सी चीज़ में कमज़ोर हूँ, बच्चा जो है उसको अपने डायरी में लिख रहा है, उस पर जो है फोकस कर रहा है और मेटा कॉग्निशन जो है बिल्डअप कर रहा है, उसके बाद में चीज़ों को दुरुस्त कर रहा है, वो क्या कहलाता है, सेल्फ असेसमेंट। रिटर्न टेस्ट, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रिटर्न टेस्ट कौन कौन से तरीके से होते हैं, एक तो जो है ऑब्जेक्टिव वाइज रहेगा, या फिर जो है शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, है ना। ये समेटिव में जाता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। उसके बाद में जो है ओरल टेस्ट, सातवीं चीज होती है ओरल असेसमेंट। आज के दौर में जो जब भी पेपर होगा वो ओरल उसमें शामिल होता है। किस लिए होता है पता है, दो चीज़ों की वजह से। सबसे पहला स्पीकिंग के बारे में जानने के लिए, जब भी जो है स्पीकिंग का असेसमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, ओरल असेसमेंट से ही स्पीकिंग का हम जो है असेसमेंट कर सकते हैं। हम जो है स्पीकिंग स्किल जब पढ़ रहे थे उस वक्त जो है हमने असेसमेंट करे थे। दूसरी बात है रीडिंग अलाउड, रीडिंग का भी जो असेसमेंट करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, रीडिंग अलाउड का, साइलेंट रीडिंग का हम असेसमेंट नहीं कर सकते। रीडिंग अलाउड का असेसमेंट किस तरह कर सकते हैं, और साइलेंट रीडिंग का असेसमेंट किस तरह होगा, सवाल पूछ कर। उसके बाद में परफॉर्मेंस टेस्ट,
परफॉर्मेंस टेस्ट असेसमेंट में बच्चे क्या करेंगे, खुद के तौर पर जो है ना फिजिकली डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। क्या करेंगे? फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। जैसे रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, बच्चों को जो है साइंस एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, वो क्या है? परफॉर्मेंस टेस्ट है। बच्चे जब तक जो है खुद परफॉर्म नहीं करेगा तब तक उसको जो है असेस नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल को किस तरह असेस करेंगे हम साइंस के? जब तक जो है उसको हम जो है एक्सपेरिमेंट में नहीं देंगे। बच्चा जब खुद से एक्सपेरिमेंट करता है तो वो क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट की एक बात ध्यान में रखना कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। असेसमेंट में जो है 2-3 चीज़ें जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। असेसमेंट सबसे पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे बेस्ट असेसमेंट है। ठीक है, समेटिव और फॉर्मेटिव में सबसे बेहतर कौन है? फॉर्मेटिव है। दूसरी बात जो है कुछ है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग, तो ये दोनों तो अच्छे हैं, ये निगेटिव है। ऑफ लर्निंग क्या है? निगेटिव। इस चीज का जो है ध्यान में रखना। कुछ सवाल देख लेते हैं इस पर। 21 होता है।